Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 14 December 2021. So, let's start today's discussion. The first article is about the testing of DRDO Supersonic Missile Assistant Torpedo System tested DRDO. So first we'll see आर्टिकल में क्या बताया है इस मिसाइल के बारे में एंड देन विल नो द फीचर्स ऑफ दिस मिसाइल. इसका नाम क्या है, किस बेसिस के लिए इसे यूज़ किया जाएगा. सो इट्स designed to enhance the anti-submarine warfare capabilities. Its main purpose is to anti-submarine warfare में या ऐसे टाइप्स ऑफ मिशंस में इसे यूज़ किया जाएगा. अ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पेडो सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO was successfully launched from the Wheeler Island in ओडिशा. ओडिशा में इसकी टेस्टिंग हुई है, व्हीलर आइलैंड में. और ये जो है टॉर्पेडो जो नाम है, इसको इन शॉर्ट में स्मार्ट बुलाया जाता है. ठीक है. सो उसके बाद द सिस्टम इज़ अ नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल स्टैंड ऑफ टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम. ड्यूरिंग द मिसाइल फुल रेंज कैपेबिलिटी ऑफ द मिसाइल वॉज सक्सेसफुली डेमॉन्स्ट्रेटेड. So it was a textbook launch where the entire trajectory was monitored by the electro-optic elementary system. The various range radar, including different instruments or downrange ships, the DRDO said were used in this testing. So this missile consists of the advanced technologies, two solid propulsions, electromagnetic actuators, and the missile is launched from the ground mobile launcher and it can cover a range of distance. While a number of DRDO laboratories developed various technologies for the system, industry participated in the development and various other systems were shown. So ये ऑफिशियल्स का बोला गया कि ये चीज़ें हैं. अब थोड़ा सा ये जो मिसाइल है सुपरसोनिक मिसाइल, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. इसको स्मार्ट सिस्टम भी बुलाया जाता है. द रीज़न इसको स्मार्ट सिस्टम बुलाया जाता है दैट इज़ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पेडो. इसकी वजह से इसको शॉर्ट नेम स्मार्ट दिया है. स्मार्ट, अगर स्मार्ट मिसाइल आया है तो वो ये टॉर्पेडो मिसाइल ही है जिसको ओडिशा में टेस्टिंग किया गया था. और इसमें जो है जो इंडिजीनियस हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया इसके साथ वो है शौर्य. 2017 में ओडिशा गवर्नमेंट ने ये आउटर व्हीलर आइलैंड में इसका टेस्टिंग किया था, जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है जहाँ पे उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई थी. तो वहाँ पर इसकी टेस्टिंग या उसके बारे में 2017 में बताया था. स्मार्ट जो है एक असिस्टेंट मिसाइल है विच इज़ अ लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो सिस्टम. एंड इसका जो अगर रेंज की बात करें सो it is a regular supersonic missile and when launched from the warship or a truck based coastal battery it takes off a regular supersonic missile. It covers a flight in the air, two-way data link warship and it provides the exact location of the hostile submarine. तो ये सब कुछ ज़्यादा उसके फीचर्स हैं. Torpedo is a cigar shaped self propelled underwater weapon launched from a submarine, surface vessel, or an airplane and designated for exploding upon the contact of surface vessel. So सबमरीन, अगर मैं बोलूँ सबमरीन वॉरशिप में है तो इट इज़ यूजुअली कनेक्टेड फ्रॉम दी सबमरीन वॉरशिप और वहाँ से फिर उसको लॉन्च किया जाता है एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करके. अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक टॉर्पेडो या फिर इसका जो सीरीज़ बनाया गया, इसका सबसे पहला जो सीरीज़ बनाया था टॉर्पेडो का जिसको हम वरुणास्त्र बोलते हैं. वरुणास्त्र वॉज द फर्स्ट हैवी वेट शिप लॉन्च एंटी सबमरीन इलेक्ट्रॉनिक टॉर्पेडो. स्ट्रेंथन इट एक्चुअली, अगर मैं बात करूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज़ ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी. उसके बाद अगर हम प्रोजेक्ट्स देखें कि ऐसे प्रोजेक्ट्स कितने बने हैं 2003 से लगभग 2003 से 28 प्रोजेक्ट्स ऐसे एंटी सबमरीन वॉरशिप को लेकर बने हैं जो कि INS करमोता, INS कनबत, INS किलबत और INS करावती में एसोसिएटेड है. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट टॉर्पेडो. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में अगर आप आंसर राइटिंग भी लेकर हो तो यू कैन इंक्लूड दिस पॉइंट इन योर आंसर राइटिंग अबाउट दी स्मार्ट मिसाइल, स्मार्ट सिस्टम या टॉर्पेडो. ठीक है.
नाउ अगले आर्टिकल पे जाते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है इंडिया इंडिया लेज एम्फोसिस ऑन यूएन क्लॉज। आर्टिकल देख लेते हैं आर्टिकल क्या बताया है, उसके बाद यूएन क्लॉज के बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे, क्या बॉडी है, इसका क्या मतलब है, किस बेसिस पे ये काम करता है। तो गवर्नमेंट सेज कमिटेड टू प्रमोटिंग अ फ्री ओपन रूल बेस्ड order rooted in law. India remained committed in promoting a free, open, and a rule based order rooted in the international law and undotted by the coercion. The Center Information Parliament on Monday, retaining the support of UNCLO. ओके, सो यूएन ने सीएलओ के बारे में बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अंडर यूएन क्लॉज विल हैव अ ओपन फ्री ट्रेड सपोर्टिंग अदर कंट्रीज टू ट्रेड इन द एरियाज पर्टिकुलर एरिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू सेफगार्डिंग द मैरिटाइम इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी of Indian Ocean region to ensure a favorable and positive maritime environment। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस मिस्टर अजय भट्ट ने लोकसभा में बोला जब उनको पूछा गया था कि मैरिटाइम बेसिस पे किस चीज़ पर काम की जा रही है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताया दैट इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर अ फ्लाइट एंड इनपेडेड कमर्स बेस्ड ऑन principles of international law reflected notably in the UN clause 1982, जिसकी वजह से UN clause अब नाम इसमें आया है। India has developed its maritime cooperation with the regional partners in the consistence with the government's vision। जो एक स्कीम हमने देखा था सागर, एक जो स्कीम हमने सुना था सागरमाला, आप लोग ने सुना होगा। वो स्कीम के अंदर वो स्कीम को ध्यान देते हुए इंडिया ने ट्राई किया है बाकी जो रीजनल पार्टनर्स हैं, जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखें। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल दी रीजन, सागर ये है, जिसमें कि उन्होंने और एक चीज़ बताया इंडियन गवर्नमेंट की दे विल हैव जॉइंट एक्सरसाइज विद द कंट्रीज, जिसमें जॉइंट सर्विलेंस दिया रहेगा, कॉपरेशन किया जाएगा, मैरीटाइम बाउंड्री सिक्योरिटी प्रमोट किया जाएगा, एक रीजन के एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए। तो ये चीज़ में यूएन क्लॉज का नाम है कि यूएन क्लॉज के रूल्स के बेसिस पे इंडिया जो है अपने रीजनल पार्टनर्स को सपोर्ट करेगा, उनके साथ ट्रेड करेगा, उनके साथ एक्सरसाइजेस करेगा और अपने खुद को भी स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग बनाएगा। अब यूएन क्लॉज के ऊपर आता है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। यूएन क्लॉज इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, जो कि आपको 1982 में बनाया गया था, जिसको हम लॉ ऑफ सी भी इन नॉर्मल टर्म्स बोलते हैं। अब यूएन क्लॉज के हिसाब से हमारा जो अगर ये वाला एरिया हम ले लेते हैं, हमारा इंडिया का एंडिंग पॉइंट है, कन्याकुमारी ले लीजिए, इंदिरा पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि इंदिरा पॉइंट हमारा लास्ट एंडिंग साउथ पॉइंट है इंडिया का, अगर अंडमान निकोबार को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से लेकर हमारा जो वाटर बॉडी है उसको हम कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक होता है इंटरनल वाटर्स, फिर टेरिटोरियल वाटर, फिर आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसमें भी कंटिजीनियस जोन होता है, और उसके बाद बाहर से हो जाता है इंटरनेशनल या फिर आगे की एरिया। जहाँ से हमारा पानी चालू होता है उस एरिया से यूएन क्लॉज के लॉज चालू हो जाते हैं सभी कंट्रीज़ को लेकर। नाउ यूएन क्लॉज जो है ये एक इकलौता ऐसा कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, एक फ्रेमवर्क है जो कि सभी कंट्रीज़ को एक रूल्स, एक लीगल स्टेटस से बाइंड करता है कि आपको बीइंग अ नेशन, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, ये लॉज फॉलो करने पड़ेंगे इफ़ वाटर बॉडीज़ आपके शेयर हो रहे हैं। तो इसके लिए कितने बार अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ चाइना का हमने इशू देखा है, साउथ चाइना सी, ठीक है। यूएन क्लॉज ने बोला कि साउथ चाइना सी आपके पार्ट में पूरा नहीं आता, ये दूसरे कंट्रीज़ के बीच में भी आता है, और चाइना का क्या बोलना है कि नहीं हमारे पार्ट का है, जिसको यूएन क्लॉज ने सस्पेंड कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि साउथ चाइना सी पूरा आपका पार्ट नहीं है, क्योंकि जिस बेसिस पे, जिस रूल पे हम डिवाइड करते हैं पानी को हर कंट्री के बीच में, उस हिसाब से साउथ चाइना सी पूरा नहीं आता, बट चाइना को मानना नहीं है। सो ये यूएन क्लॉज क्यों बनाया था, तो हर एक कंट्री का जो ऑफशोर गवर्नेंस होता है, जो कोस्टल एरिया गवर्नेंस होता है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए या स्पेसिफिक गाइडेंस देने के लिए ये वाले एरिया में हम, नहीं तो अगर ऐसा चीज़ नहीं रहेगा, बीइंग अ फ्रेंडली कंट्री भी उनके बीच में केओस हो सकते हैं,
वाटर बाउंड्रीज को लेके। आज अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ श्रीलंका का, श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे भी होते हैं, बट बहुत बार बिकॉज ऑफ दिस वाटर इश्यूज हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वाटर डिवीजन जो किया है उसमें कितने बार इंडियन फिशरमैन चले जाते हैं, कितने बार श्रीलंकन फिशरमैन आ जाते हैं। सो वाटर बाउंड्रीज को लेकर रूल्स रहना मस्ट है इंडिया को लेकर या किसी भी कंट्री को लेकर। सबसे पहली चीज़ जो हमारा वाटर डिवीजन होता है, इट इज़ अ लो वाटर लाइन विच डिवाइड्स द कोस्ट, और उस एरिया को कोस्टल स्टेट बोलते हैं। जैसे कन्याकुमारी ले लीजिए, इंदिरा पॉइंट ले लीजिए। अब इंटरनल वाटर से अगर मैं बताऊँ, सबसे पहला डिवीजन यूएन क्लॉज के हिसाब से पहला आता है इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर कौन सा है? लैंड वर्ड जो वाटर होता है, ठीक है, और मतलब जो जहाँ से पानी जस्ट स्टार्ट होता है बहना, वहाँ से लेकर कुछ आई थिंक सो 10 नॉटिकल माइल्स तक का या ऐसा कुछ है कि वो पूरा एरिया जो है इंडिया मतलब वो वाले कंट्री के पार्ट में होगा। सो ईच कोस्टल स्टेट हैज़ अ फुल सोवरेनिटी ओवर द इंटरनल वाटर्स, ठीक है। यहाँ पर इंडिया जो चाहे वो कर सकता है, बिकॉज वो डायरेक्टली इंडिया का पार्ट है। किसी भी कंट्री के अगर मैं बात करूँ तो जो इंटरनल वाटर वाला एरिया है वो उसी कंट्री का पार्ट होता है डायरेक्टली। उसमें इंडिया को जो करना है वो कर सकता है, उसमें कोई दूसरा कंट्री आके क्वेश्चन नहीं करेगा अनटिल अनलेस वो उस एरिया उस एनवायरनमेंट को ख़राब ना कर रहा, वो भी अगर यूएन के नज़र में आया तो, ठीक है। वहाँ पर कोई भी राइट ऑफ इनोसेंट नहीं है दूसरे पैसेज वालों के या दूसरे किसी और कंट्री को। उसके बाद आता है सेकंड आता है हमारा टेरिटोरियल सी। ये वाला एरिया जो है हमारा, मतलब जो हमारे बेसिक अगर मैं डिवाइड करूँ तो हमारा जो ये है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। नेशनल में हमारा दो आता है, एक इंटरनल और एक टेरिटोरियल, और इंटरनेशनल में हमारा दो आता है, कंटीजीनियस और बाहर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दूसरा जो होता है वो टेरिटोरियल सी होता है, जो कि हमारे इंटरनल वाटर से 12 नॉटिकल माइल तक का डिस्टेंस हमारे उस एरिया को हम टेरिटोरियल सी बोलते हैं या टेरिटोरियल एरिया बोलते हैं। वो 12 नॉटिकल माइल जो है उसका डिवीजन कैसे किया जाता है कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर, या फिर उसका जो मेजरमेंट है कि 1 मिनट में वो कितना लैटिट्यूड कवर कर रहा है, उस बेसिस पे उसको डिवाइड किया जाता है। सो अ नॉटिकल माइल इज बेस्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एंड इज इक्वल टू 1 मिनट ऑफ द लैटिट्यूड, ठीक है। जिसका मतलब 1 नॉटिकल माइल आप अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अगर हम लैटिट्यूड के हिसाब से करें तो 1.1 किलोमीटर्स का कुछ डिवीजन होता है हमारा, 1.1 या 1.4 का किलोमीटर का डिवीजन होता है 1 मिनट का लैटिट्यूड का। तो उस बेसिस पे 1 नॉटिकल माइल मतलब है 1.85 किलोमीटर। तो वैसे 12 नॉटिकल माइल का जो मेजरमेंट है वो हमारे इंटरनल टेरिटोरियल सी में आता है, जिसका जुरिस्डिक्शन, जिसका सोवरेनिटी पूरा एक्सक्लूसिवली उस कंट्री के हाथ में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अब आ जाता है टेरिटोरियल के बाद कंटीजीनियस सी या कंटीजीनियस जोन। इसमें जो है 24 नॉटिकल माइल होता है, इसका डबल होता है वो, ठीक है, क्योंकि 12 यहाँ से हो गया और ये 12, तो हमारा जो इंटरनल वाटर से ये टोटल अब 24 नॉटिकल माइल का डिफरेंस हो गया, इधर 12 और ये 12। तो ये जो है हमारा एक इंटरमीडिएट जोन बनता है एक्सक्लूसिव के लिए और अपने पार्ट के लिए, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट से अगर इधर तक हमारा कंटीजीनियस जोन और मेन इंडिया का पार्ट हो गया, उसके बाद बीच में एक पार्ट को एज एन इंटरमीडिएट एज अ बफर रखा जाता है कि इसके बाहर वाला पार्ट जो है वो इंटरनेशनल हो जाएगा। किसी भी कंट्री को यहाँ से इस तरफ एंटर करने से पहले, यहाँ पहुँचने से पहले भी उस कंट्री का परमिशन लेना पड़ेगा कि हम आपके रूट से जा रहे हैं, आपके पानी वाले एरिया से जा रहे हैं। तो एक इंटरमीडिएट जोन रखा है, इसको एक बफर जोन बना के रखा हुआ है इस जगह को। ये जगह का जो अगर मैं जुरिस्डिक्शन बोलूँ तो अगेन स्टेट के हाथ में होता है, बट कोई भी एयर और स्पेस राइट इसमें किसी को नहीं देते। ऊपर से अगर गए या शिप से गए तो वो वाले एरिया का राइट किसी को नहीं दिया जाता है। और उसके बाद हमारा आ जाता है ये बफर जोन, इसी में कंक्लूड होता है कंटीजीनियस में, और उसके इकोनॉमिक जोन में ही बफर जोन और ये कंटीजीनियस जोन होता है। फिर हमारा आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि हमारा 200 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस होता है। अब ये इकोनॉमिक जोन क्या है, ये सॉवरेन है, ये इंटरनेशनल है, इसको इंटरनेशनल में आप कंसिडर कर सकते हो। सॉवरेन राइट्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरिंग रिसोर्स वेदर लिविंग, और ये सब उस चीज़ में आता है। राइट टू कैरी द एक्टिविटीज़
Unlike the territorial sea, the contiguous zone or the economic, sorry, exclusive economic zones only allow the mention of resource right. ठीक है, और फिर इसके बाहर का आ जाता है दूसरा पार्ट, दैट इज दी हाई सी. ओके, हाई सी कॉमन हेरिटेज है सबके लिए, उस एरिया में ट्रैवलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेन दिक्कतें आती है हमारा इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. सो कभी भी अगर कोई कंट्री का शिप यहाँ से पास हो रहा है या एयर स्पेस जा रहा है तो उनको पहले इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा. कितने बार यूएस का नोटिस किया गया कि यूएस मॉनिटर करते करते इंडिया के इकोनॉमिक जोन, इंडिया के कंटिजिनस जोन में एंटर हो चुका है, जिस पे बहुत बार क्लैशेस भी हुए हैं. सो यूएन क्लॉज ये चीज़ रखता है ताकि सभी कंट्रीज़ को पता हो कि ये बाउंड्री मेरी है और वो लोग खुद ही में झगड़े ना करें उस चीज़ को लेकर. अब आगे जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे. अगला आर्टिकल बता रहा है सेंट्रल एशियन लीडर्स इनवाइटेड फॉर रिपब्लिक डे. दिसंबर चालू है, अगला महीना हमारा जनवरी 2022 आ जाएगा. सो उसकी तैयारियां चालू हो चुकी है, जिसमें कि ये बोला है कि हमारे जो सेंट्रल एशियन लीडर्स हैं उनको बुलाया गया है फॉर दिस इवेंट, जिसमें कि 5 सेंट्रल एशियन लीडर्स को बुलाया गया, आई थिंक सो. सो if they accept, this will be the first time all the 5 countries will accept the Republic Day today. अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो 5 कंट्रीज एक साथ रिपब्लिक डे मनाएंगे इंडिया का. ओके, नेक्स्ट चीज, India is awaiting response from the leaders of 5 Central Asian countries to an invitation to attend as the chief guest of the Republic Day, with the detail expected to finalize during the ministerial level meetings. Officials confirmed that External Affairs Ministry has reached out to the government of Kazakhstan, Kyrgyzstan, then Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. ये 5 कंट्रीज को बोला गया है टू कंफर्म द अटेंडेंस एज द प्रोटोकॉल फॉर द रिपब्लिक डे गेस्ट. According to the officials, uncertainty over the COVID-19 situation, it as well as the extra coordination required for the multiple invitations have felt the delay of the process of the invitation. If they accept, this will be the first time all the 5 countries will attend the Republic Day parade together. Though Kazakhstan's foreign president was the chief guest in 2009, sources told The Hindu that one of the 5 Central Asian members has yet to respond, and the final decision of this has to be resolved. तो अब तक डिसीजन नहीं दिया है, बट 4 कंट्रीज मान चुके हैं. एक कंट्री की वजह से वो लोग अटके हैं, और 2019 में हमारे उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट आए थे. ये जो इवेंट है इसको आप जब अगर इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप या इंडियाज़ रिलेशन विद सेंट्रल एशिया लोगे तो उसमें भी आप इंक्लूड इसको कर सकते हो, बिकॉज दिस इनिशिएटिव यू कैन इंक्लूड इट इनटू द मैरीटाइम कनेक्टिविटी. क्योंकि अगर इन्विटेशन एक्सेप्ट किया दैट मीन्स दे विल बी पार्ट ऑफ इंडियाज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रूशियल इवेंट. इससे लैंड कनेक्टिविटी इंक्लूड होगी. लैंड कनेक्टिविटी होगी, लोगों में डिस्कशंस होंगे, बोथ द कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स के बीच में शायद नए आइडियाज़ आ सकें उस चीज़ को लेकर, एंड मे बी they can think of more of the bilateral meetings and deals and agreement between the country. तो let's see 5 कंट्रीज एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, और कितने कंट्रीज रिपब्लिक डे के मीट पे या फिर इवेंट में आते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं. अगला आर्टिकल हमारा है माइनर केस एंड मेजर डिलेस. एक डेटा बताया गया है, डेटा एनालिटिक किया गया है, तो आई थॉट ये इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए जाने के लिए. प्रीलिम्स या मेंस में भी अगर आपको याद रहा तो इसके डेटास को आप इंक्लूड कर सकते हो. Children in conflict with the law are entitled to promote legal proceedings under the Juvenile Justice Act. Despite that, 100 of the cases remain pending before the 6th Juvenile Justice Board in the city, forcing the high courts to step and ensure the speedy justice. सो एक एक्ट के बेसिस पे या एक्ट को मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं बट उसका डेटा एनालिसिस किया कि वो कितने हद तक वर्क कर रहा है, उसका कितनी वर्किंग हो रहा है. दैट इज़ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि हमारा 2015 में लाया गया था. सो ये जो है इसका पर्पस इसके लिए था क्योंकि माइनर्स के अगेंस्ट जो क्रिमिनल मतलब जो भी इवेंट्स होते हैं, माइनर जो होते हैं जो ये सब चीज़ में, तो उनके अगेंस्ट का ट्रायल के चक्कर में क्या होता है, बहुत बार लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है. इट टेक्स अ डेज ईयर्स टू गिव अ डिसीजन. वो माइनर मेजर बन जाता है उस चक्कर में. तो उसी चीज़ पे ये आर्टिकल आई है.
According to the data recently provided by the Delhi Commission for Protection of Child Justice before the High Court, as of 1903 cases of the were pending, and those of the 6 month and 1 year, more than a year, was pending before this 6 cities till June this year. So data के हिसाब से अगर हम बात करें cases per मंथ, अगर बात करें या 6 महीने 1 साल के केसेस अब तक पेंडिंग पड़े हैं जिसका कोई भी डिसीजन नहीं दिया गया है. दिल्ली गवर्नमेंट वॉज had submitted before the division bench that 3,965 cases involving the petty of offences were registered since March last year. In such case, 2857 juveniles were apprehended. As many of 244 out of 2857 children were directly handed over to their parents or the guardian. So, the Juvenile Justice Act states that inquiry pertaining to the minor involved in the petty offences for which imprisonment is maximum of 3 years shall stand terminated if इट रिमेन्स इनकन्सेसिव टिल 6 मंथ. तो ये एक्ट के हिसाब से होता है कि अगर पेटी इशूज़ पर जिस पे 3 साल के जेल होता है और उस पर 6 महीने के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं दिया गया है अभी आपके तरफ से, तो वो केस को टर्मिनेट कर देना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ फॉल्ट ऑफ द जुरिस्डिक्शन कि अब तक उस चीज़ पे डिसाइड नहीं किया है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 6 मंथ 6 मंथ्स की नो डिसीजन इज़ गिवन टू इट. The Delhi government had later informed the bench that it would close nearly 900 such cases pending before the JJBs. The Hindu spoke to the several lawyers and stakeholders that caused such a high pendency law. COVID-19 added to this woes and long procedures. कहीं ना कहीं पैंडमिक का सिचुएशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि 2 साल से हमारे केसेस इतने बढ़ रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे पेटी इश्यूज़ पे जिस पे यू कैन गिव अ डिसीजन, जिसमें इतना कुछ लाइक लॉन्ग प्रोसीजर नहीं है, उसमें डिसीजन देने में लोग 6-6 महीने और 1-1 साल लगा रहे हैं. सो age verification becomes even more difficult when the juvenile might not have a parents or keen to show the required identity documents, इवन द वंस दे हैव सेटअप. ये एक इशू बताया जा रहा है कि क्यों डिसीजन नहीं दे पाते कुछ कुछ केसेस में, क्योंकि यूजुअली जो जुवेनाइल केसेस में जो बच्चे मिलते हैं जो शायद कुछ छोटे चोरी कर रहे हैं या ऐसे कुछ इश्यूज़ कर रहे हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ करना इज़ डिफ़िकल्ट कि वो उनका ईयर क्या है, क्या नाम है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो किसी भी इंसान के अगेंस्ट केस किस बेसिस पे आप लड़ पाओगे. So that becomes one of the obstacle for the clearing of the cases in the juvenile justice board या फिर in that act. If there is a discrepancy in the age, the child is tried as an adult, but further challenges same as it takes more time. The lawyer said that while such technical issues drag the cases years, COVID-19 further restricted the functionings मच लाइक सेवरल अडल्ट कोड, क्योंकि अगर इनकी एज डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो उनको किस बेसिस पे आप डिवाइड करोगे, आप उनको माइनर जुवेनाइल में कंसिडर करोगे या उनको अडल्ट करेंगे. मे बी बच्चा जो भी बच्चा पकड़ा गया है शायद वो 18 नहीं होगा, बट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ वो अडल्ट दिख रहा है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा होने की नहीं है पूरा, दैट मीन्स उनको आप अडल्ट में कंसिडर कर रहे हो. तो शायद बच्चा जो पेटी चीज़ों की वजह से शायद 1 साल में 2 साल में छूट पा जाता है, उसके ऊपर केसेस चले जा रहे हैं. तो डेटा वेरिफिकेशन एक हमारे लिए हर्डल बन जाता है इस चीज़ को लेकर. अगर यहाँ पे आप डेटा देखोगे सो उसमें एक चीज़ बताया है फ्यूचर टेंसेस में कि December 31, 2020 तक टोटल पेंडिंग केसेस 1320 था. फिर उसमें से 637 केसेस को वो लोग ने सॉल्व किया 6 महीने के अंदर. कुछ केसेस अब तक पेंडिंग बचे हैं. फिर June 2021 में केसेस बढ़कर 1903 बन गए. ठीक है, और उस अभी भी अगर केस देखें तो 1108 केसेस अभी भी पेंडिंग बाकी है. सो दैट वाज द डेटा शोन अंडर द माइनर जुवेनाइल केसेस. आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि चिल्ड्रन के लिए जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसका फंक्शनिंग होता है कि नहीं होता है. डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको उस चीज़ पे पूछ सकते हैं, तो ये डेटा या फिर आप इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हो. सो दैट वाज फॉर टुडे. आई होप सो आपको आज का आर्टिकल क्लियरली समझा होगा. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.